नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। अपनी सेकंड ग्रेड की जो क्लास थी केमिस्ट्री की, उसमें अपन ने पिछली क्लास में सॉल्यूशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। और देखिएगा, मुख्य रूप से अपन जहां बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर केमिस्ट्री में सॉल्यूशन जो टॉपिक है वो कॉलेज की एक यूनिट है, ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट है। उसमें पिछली क्लास के अंदर अपन ने ये सारी चीजें देखी थी कि मुख्य रूप से आरपीएससी है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं सिलेबस में, और अपनी जो सीनियर क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है वो कौन कौन से टॉपिक है उसको कवर करती है। इन सभी बातों के ऊपर अपनी चर्चा पिछली क्लास के अंदर हो गई थी। देखिए, थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देखा कि स्टडी सभी करते हैं लेकिन जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। अब वो स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी ये है कि अपन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैटर पढ़ें, एग्जाम में जो चीज आने वाली है वो पढ़ें। अन्यथा अपन बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ लेंगे, क्वेश्चन उनमें से भी वही आने वाला है, और एक एकदम से सफिशिएंट और एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है उसमें से भी वही आना है। लेकिन अपने पास में एक सफिशिएंट लेकिन लिमिटेड मैटर होगा तो उसको अपन बार बार रिवाइज कर पाएंगे, और बार बार रिवीजन ही एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। आज ये सॉल्यूशन टॉपिक के ऊपर अपना सेकंड पार्ट रहेगा। सॉल्यूशन विषय का, सॉल्यूशन जो यूनिट है उसका सेकंड पार्ट रहेगा, और एक पार्ट इसका और होगा। 3 पार्ट में अपनी ये यूनिट हो चुकी होगी, कंप्लीट हो जाएगी, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर चला जाए। हालांकि प्रैक्टिस करना है वो एक अलग मैटर है, उसके लिए अपन कितनी भी क्लासेस दे सकते हैं, उसके लिए अपन कितने भी सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैटर जो है, स्टडी मैटर है, वो यही रहने वाला है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। पिछली क्लास अपनी जो थी उसमें विलियनों के प्रकार, इसका जनरल इंट्रोडक्शन ये अपना हो चुका था, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि जो विलियन है उनकी सांद्रता, सांद्रता के लिए अलग अलग जो इकाइयां हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, इसके अलावा अपन ने पार्ट पर मिलियन पीपीएम, इसके बारे में भी अपन ने देखा पिछली क्लास में, और इसके साथ ही अपन ने मोल भिन्न या मोल अंश के बारे में भी देखा। मोल भिन्न या मोल अंश के बारे में भी अपन ने चर्चा करी थी। ये सभी चीजें अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। अब आज अपन जो चर्चा करेंगे वो सोल्यूबिलिटी से लेकर के स्टार्ट करेंगे, और मुख्य रूप से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं यहां तक अपनी चर्चा जाएगी। और इसके अंदर मुख्य रूप से आपकी आज की जो क्लास है उसके अंदर जो मेन बात रहने वाली है वो रहने वाला है वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब है, ये मेन रहने वाला है। वाष्प दाब से बाद में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वगैरह हैं, वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके अंदर आ जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अपन राउल्ट नियम वगैरह है, गैसों के लिए जो गैसों की द्रव में विलेयता होती है उसके लिए मुख्य रूप से हेनरी रूल है। इन सभी की चर्चा अपन आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एकदम से शांत कूल माइंड से, और कोई भी टॉपिक है उसकी समझ विकसित करें, उसके बाद में चैप्टर को पढ़ें, बार बार पढ़ें, और उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो निकालें। ये एक एग्जाम को क्रैक करने का आदर्श तरीका होता है, आइडियल तरीका होता है। स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी क्लास। देखिएगा, इसमें सोल्युबिलिटी क्या है, विलेयता क्या है। तो अपन सभी भी जानते हैं कि कोई भी विलियन बनता है, सॉल्यूशन बनता है विलियन। इसमें 2 तरह के घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरे उसमें होते हैं विलेय। अब वो विलेय एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिसकी अमाउंट यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होती है सभी अवयवों में से वो विलायक के रूप में होता है, और बाकी जो कम सांद्रता वाले होते हैं वो विलेय के रूप में होते हैं। अब चाहे विलियन कहते हैं अपन या विलायक में बोला जाएगा, तो इनकी निश्चित मात्रा में, वो निश्चित चाहे अपन द्रव्यमान ले लें चाहे वो आयतन ले लें, वो इकाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये सभी चीजें पढ़ी पिछली क्लास के अंदर, देख सकते हैं उनके लिए वो वीडियोस।
इस निश्चित मात्रा में विलय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है, अधिकतम इसकी कितनी मात्रा विलय हो सकती है, घुल सकती है, सोल्यूबल हो सकती है, वही चीज क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई 1 लीटर वाटर अपन ने लिया हुआ है, किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी पात्र में 1 लीटर अपन ने क्या लिया हुआ है, जल लिया हुआ है, और उसके अंदर सपोज कीजिए कि 20 ग्राम अपन क्या कर सकते हैं, NaCl घोल सकते हैं, 20 ग्राम, मैक्सिमम इतना ही घुल सकता है। तो इसकी विलयता क्या हो जाएगी, 20 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी, 20 ग्राम प्रति लीटर, ये क्या बन जाएगी, विलयता बन जाएगी। समझ गए होंगे बिल्कुल आसान से शब्दों में कि किसी भी विलयन में या कोई भी विलायक है उसके निश्चित आयतन में, निश्चित द्रव्यमान में, मतलब निश्चित मात्रा में, और जितनी विलय की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, यहां पर ताप दाब वगैरह निश्चित होते हैं, ये बात अलग है, उनको चेंज करके और बाद में विलयता को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, तो वो तो विलयता की निर्भरता के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अपन ये कहें तो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है वही क्या है, विलयता है, वही क्या है, सोल्युबिलिटी है। तो देखिए बात करते हैं अपन, विलयन या विलायक, जैसे मोलेलिटी है तो मोलेलिटी के अंदर 1 किलोग्राम विलायक की ही बात करते हैं अपन, मोलरता है तो 1 लीटर विलयन की बात करते हैं। तो चाहे विलयन हो या विलायक हो, उसकी निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम संभव मात्रा, यानी जितनी अमाउंट घोली जा सकती है वो क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। बिल्कुल क्लियर है। और इसी को अगर अन्य शब्दों में अपन कहना चाहें तो संतृप्त विलयन में, संतृप्त का मतलब यही होता है कि अधिकतम विलय की मात्रा अगर उसमें उपस्थित है तो वो क्या है, आपका संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है, उसमें विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है वही क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, विलयता क्या हुई, विलय, विलयन या विलायक उसकी निश्चित मात्रा में 1 लीटर 2 लीटर 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जितना भी है, उसमें जितना विलय अपन अधिकतम डिजोल्व कर सकते हैं वही क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। ठीक है। अब देखिएगा विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मान लीजिए कि अपन ने वो 1 लीटर वाला एग्जांपल लिया, 1 लीटर में 20 ग्राम नमक घोला, घुल गया, उसके बाद में अगर और नमक घोल रहे हैं तो वो घुलेगा नहीं, उसका अवक्षेप बन जाएगा। लेकिन अपन टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने पर थोड़ा और ज्यादा नमक भी उसके अंदर क्या किया जा सकता है, डिजोल्व किया जा सकता है। तो विलयता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये बात है। ये कारक जो हैं वो क्या होंगे, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। अब देखो विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये एकदम से प्रारंभिक चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए यूनिट को समझने के लिए। क्वेश्चन यहां से बनने की कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, क्वेश्चन जहां से बनेगा वहां से भी मैं चीजें क्लियर करूंगा, बताऊंगा, लेकिन चैप्टर की समझ विकसित करने के लिए जरूरी है, और कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी ये है भी नहीं है, ये एकदम से यूं हैंडमेड नोट्स से ही है। इनसे अपन इनको शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं, इनको कंप्लीट क्लास भी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पदार्थ की प्रकृति, यहां मैंने लिखा है समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को, यानी कि जिसके अंदर बंधों की प्रकृति है वो, या पदार्थों की प्रकृति है वो सेम होती है, वो सेम विलायक में, सेम प्रकृति वाले विलायक में घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय, ठीक है, पोलर है, कैसे, H प्लस और OH माइनस, हो गया ध्रुवीय। अब इसमें अपन जैसे NaCl बोल रहे हैं, ये यहां पर क्या है, विलय है, क्लियर है। अब इस विलय को बोलेंगे तो इसको बोलते ही इसमें क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में इसका आयनन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी ये भी क्या है, पोलर है। तो यदि इस H2O में आप NaCl घोल रहे हो, KCl घोल रहे हो, H2SO4 घोल रहे हो, तो आराम से घुल जाएंगे, क्योंकि ये भी ध्रुवीय विलायक है और ये ध्रुवीय क्या है, विलय है, ये आराम से इसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसी NaCl को आप C6H6 यानी बेंजीन में घोलना चाहोगे तो बेंजीन के अंदर ये नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, अध्रुवीय है, ठीक है, और NaCl क्या है, ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। क्लियर है।
समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय विलय है वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, और अध्रुवीय विलय, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर कह देता हूं कि एसिटिक एसिड वगैरह है, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसको यदि घोला जाएगा बेंजीन के अंदर तो ये घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको घोला जाएगा जल के अंदर तो ये उतनी आसानी से नहीं घुलेगा जितना कि ये बेंजीन में घुलता है, इसमें इसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से समान प्रकृति वाले जो विलायक होते हैं वो उसी प्रकृति वाले विलय को अपने अंदर ही घोलते हैं, तो ये हुई पदार्थों की प्रकृति की बात है। अब देखिए आगे आते हैं अपन, प्रभावित करने वाला दूसरा कारक ताप का प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले ठोस विलय है उसको जब अपन किसी विलायक में घोलेंगे तो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करेगा, सामान्य तौर पर ताप बढ़ाते हैं, तो सामान्य मैक्सिमम एग्जांपल में, अब वो मैक्सिमम मिनिमम भी कौन से होते हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर ताप बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसा होगा। लेकिन ये कब होता है, जब प्रक्रम किसी भी ठोस को और किसी भी लिक्विड के अंदर घोला जा रहा है तो घोलने की प्रक्रिया अगर ऊष्माशोषी है, प्रक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी है, बात ध्यान में रखिएगा, ऊष्माशोषी है तो ये प्रोसेस लागू होगा। अभिक्रिया यानी किसी ठोस पदार्थ को और द्रव में घोला जा रहा है, घोलने की प्रोसेस है वो ऊष्माशोषी है, तो उसको क्या चाहिए, घोलने के लिए ऊष्मा चाहिए, और अपन गर्म कर रहे हैं मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, तो जैसी उसकी आवश्यकता है प्रोसेस की वैसा अपन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊष्माशोषी प्रोसेस होगी, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यदि प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी है, प्रक्रम क्या है, ऊष्माक्षेपी है, यानी कि जैसे चूना पत्थर है उसको अपन पानी के अंदर घोल रहे हैं, उसमें ऊष्मा स्वतः उत्पन्न हो रही है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, ऊष्मा तो उसमें बन ही रही है, उस प्रोसेस को ऊष्मा की आवश्यकता है ही नहीं, और फिर अगर उसको आप गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसकी विलेयता यानी सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस मैक्सिमम में होती है इसलिए मैंने ये बात यहां रखी है, लेकिन उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि किसी भी ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है तो घोलने पर प्रोसेस अगर ऊष्माशोषी है तब तो ताप बढ़ाने पर, ऊष्मा चाहिए उसको, आप ऊष्मा दे रहे हो तो विलेयता बढ़ जाएगी। यदि प्रोसेस ऊष्माक्षेपी है, फिर यानी कि अभिक्रिया में ही ऊष्मा निकल रही है, उसको जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप उल्टा कर रहे हो, उसको ताप दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये अब बात करते हैं द्रव की, कोई भी लिक्विड है उसको लिक्विड में घोल रहे हैं तो यहां पर अमूमन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता है वो बढ़ती ही है। यदि उसका वेपराइजेशन होने लग गया है, वाष्पीकरण होने लग गया है, तो फिर ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वाष्पीकरण होने लग गया है तो फिर घुलेगा नहीं, वाष्प बन करके उड़ने लग जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ताप को कम करने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है। अब बात आती है गैस को किसी लिक्विड के अंदर घोल रहे हैं, तो गैसें हैं वो लिक्विड तभी घुलेंगी जब इस गैस का क्या होगा, द्रवीकरण होगा, गैस का क्या होगा, द्रवीकरण होगा, तब वो गैस है वो जल के अंदर क्या होगी, घुलेगी। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस का द्रवीकरण तो नहीं होगा, और द्रवीकरण नहीं होगा तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। या इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि कोई भी गैस है वो द्रव में घुली हुई है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर और क्या होगा कि जो गैस द्रवित हो चुकी थी वो उस पृष्ठ को छोड़ करके यानी सॉल्यूशन के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर जाने लगेगी, यानी क्या होने लगेगी, वो उस पदार्थ से यानी विलयन से अलग होने लगेगी, तो विलेयता क्या होने लगेगी, कम होने लग जाएगी। तो गैसों के कंसेप्ट में यही है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि गैसों का द्रवीकरण वो कम ताप पर होता है और कम ताप पर वो घुलती हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया गया तो द्रवीकरण नहीं होगा, द्रवीकरण नहीं होकर के उल्टा क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, और वो विलयन के पृष्ठ को छोड़ करके क्या होने लग जाएंगी, वाष्पीकृत होने लगेंगी और विलेयता घटने लग जाएगी। तो ये बात है मुख्य रूप से टेम्परेचर के इफेक्ट की। अब बात आती है दाब की, प्रेशर की, और मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर ताप को तो टेम्परेचर को तो अपन क्या करके पढ़ेंगे, फिक्स करके पढ़ेंगे। बात कहां आती है, दाब के ऊपर आती है। टेम्परेचर को अपन तो वेरियस वहां करवाएंगे जहां पर क्वथनांक वाली बात आएगी, वहां पर उसको वेरी करवाएंगे। सामान्य तौर पर ठोस और द्रव है
वो तो दाब के द्वारा क्या रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहां पर ये कोई कंटेनर, इसमें ये लिक्विड है, इसमें कोई भी ठोस है वो घोला जा रहा है, घुलने के बाद में वो विलयन क्या बन जाएगा, द्रव्य ही बन जाएगा ना, क्योंकि विलायक क्या है, लिक्विड है। विलायक की अवस्था पर डिपेंड करता है कि विलयन कैसा होगा। विलायक अगर लिक्विड है तो विलयन भी क्या होगा, लिक्विड ही होगा। अब इसके ऊपर क्या है, प्रेशर अगर अपन बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने के ऊपर ये तो संपीड़ित तो होंगे ही नहीं। ठोस और द्रव हैं उनमें संपीड़न, ठोसों में तो संपीड़न बिल्कुल नहीं होता, द्रवों के अंदर भी आंशिक होता है। तो इनमें संपीड़न की घटना, कंप्रेसिंग का जो प्रोसेस है, संपीड़न है, संपीड़न संपीड़न की घटना जो है उससे ठोस और द्रव हैं वो प्रभावित होते ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, दाब के द्वारा ये प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन गैसें हैं वो क्या होती हैं, प्रेशर के द्वारा संपीड़ित होती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। तो यदि यहां पर कोई गैस के कण अगर अपन इसमें डिजोल्व करना चाह रहे थे, तो दबाने पर, प्रेशर डालने पर, दाब बढ़ाने पर गैसें हैं वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड होंगी, वो लिक्विड अवस्था में आएंगी, और लिक्विड अवस्था में आकर के उसमें विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गैसों के लिए यदि आप दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने के ऊपर विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये थे प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक। सबसे पहले जो विलय और विलायक हैं उनकी प्रकृति, तो समान प्रकृति वाले विलय और विलायक होंगे, वहां विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। ताप की बात करें तो अलग अलग कॉन्सेप्ट देख लिया। उष्माशोषी प्रक्रम में विलेयता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर, उष्माक्षेपी में विलेयता घटती है ताप को अगर बढ़ा रहे हो तो। फिर वही द्रवों वाली बात कि द्रव हैं वो सामान्य तौर पर एक निश्चित लेवल पर जितनी उस अभिक्रिया की आवश्यकता है वहां तक तो ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि आपने अत्यधिक मात्रा में ताप बढ़ा दिया तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी या अपोजिट हो जाएगी। गैसों की बात कर रहे हैं तो गैसों में हमेशा ही ताप कम की जरूरत होती है, तो यदि आप ताप बढ़ा रहे हो तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ताप को कम कर रहे हो तो विलेयता बढ़ जाएगी। दाब की बात करते हैं, ठोस और द्रव की विलेयता सामान्य तौर पर अप्रभावित रहती है। बात करेंगे गैसों की विलेयता की, तो गैसों की विलेयता दाब अगर बढ़ाओगे तो उसका द्रवीकरण होगा गैस का, और द्रवीकरण होगा तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं गैसों को द्रव में घोला जा रहा है। गैसों को द्रव में घोला जा रहा है, देखिए ये कोई एक कंटेनर है, यहां पर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें यहां पर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर दाब लगाया जाएगा, यूं पिस्टन लगा करके और दाब डाला जा रहा है, प्रेशर पी डाला जा रहा है। तो ये गैस द्रव अवस्था में होगी, गैस का भी द्रवीकरण होगा, और ये पार्टिकल्स यूं नीचे आ करके इसमें डिजोल्व होने लगेंगे, यानी कि घुलने लगेंगे, और एक सॉल्यूशन बनेगा, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, द्रव होगा, द्रव विलयन बनेगा। यानी कि विलायक तो पहले से ही लिक्विड था, और गैस भी किस अवस्था में आ गई, लिक्विड अवस्था में आ गई, या यूं कह सकते हैं कि गैस है वो द्रव और गैस अवस्था में साम्य की कंडीशन के अंदर रहेगी। अब इस पर ये जो प्रेशर अपन डाल रहे हैं, ये प्रेशर इसकी विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ठीक है। इसके लिए और मुख्य रूप से अपन क्या पढ़ते हैं, हेनरी का नियम पढ़ते हैं। देखिए गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द्रवीय हो जाएगा, उस पर दाब का प्रभाव, दाब का इफेक्ट किस नियम के आधार पर पढ़ेंगे, हेनरी नियम के आधार पर समझते हैं। और टेम्परेचर को यहां पर, ताप को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को दाब का इफेक्ट देखना है, तो दाब का प्रभाव, प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो टेम्परेचर को फिक्स कर दो, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। यहां अपन ने टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब देखते हैं हेनरी रूल क्या कहता है दाब के लिए। स्थिर ताप पर टेम्परेचर फिक्स, विलयन में गैस का आंशिक दाब, आंशिक कैसे, क्योंकि विलयन के अंदर एक अवयव ए वो तो है विलायक, विलायक, ठीक है, और दूसरा अवयव बी वो क्या है, विलय, ठीक है। तो विलयन में दो अवयव हैं नहीं, ए और बी दो अवयव हैं, तो यहां पर साम्य अवस्था की कंडीशन के अंदर ए का भी कुछ वाष्प दाब होगा जिसको अपन पी ए कह सकते हैं, और बी का भी कुछ वाष्प दाब होगा जिसको अपन क्या कह सकते हैं, पी बी कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर टोटल दाब तो डाल्टन के नियमानुसार आ गया, पर देखेंगे P इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू, तो PA प्लस PB होगा कि नहीं होगा? अवयव A और अवयव B का दाब है, उनके योग के बराबर टोटल होगा। तो ये यहाँ पर PA क्या है? अवयव A का आंशिक वाष्प दाब, और PB क्या है? अवयव B का आंशिक वाष्प दाब। तो अपन बात कर रहे हैं विलय के आंशिक वाष्प दाब की। किसी भी विलयन में गैस का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब मिश्रण में यानी विलयन में उसकी मोल भिन्न यानी कितना अंश उसका मौजूद है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। मोल अंश या मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अगर अपन चले तो क्या बात निकल करके आती है? अगला कहता है कि आंशिक वाष्प दाब यानी कि PI, कोई भी अवयव है ABCDEFG, आई अवयव कह दिया आपने, PI इज प्रोपोर्शनल टू XI। समझ गए बात को? यानी कि किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न X उसके क्या हो गया? समानुपाती होता है। या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं? या अपन कह सकते हैं PI इज इक्वल टू, यहां पर समानुपातिक स्थिरांक लगाएंगे, KH इंटू XI। ये अपना क्या बन गया? हेनरी नियम का गणितीय रूप ही बन गया, जहां KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट यानी कि हेनरी नियतांक कहलाता है, हेनरी नियतांक ही कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, ये दोनों राशियां क्या हैं? समानुपाती हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो जब आंशिक वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो ये ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार से प्राप्त होता है ग्राफ के निरूपण। एक तरफ अपन आंशिक वाष्प दाब ले रहे हैं जिसको P या PI कह सकते हो आप, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? मोल भिन्न X या XI कह सकते हैं। तो जो जो इसका जो मोल भिन्न है वो बढ़ेगा यानी इसका अंश बढ़ेगा। मोल भिन्न क्या है? अंश ही तो है। मोल भिन्न अवयव के मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, यही तो होता है। अवयव के मोलों की संख्या और एक मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। पहले पढ़ करके आए हैं पिछले वीडियो के अंदर, देख सकते हैं आप, इसको टैली कर सकते हैं। तो जितना अवयव का अंश जितना होगा उतना ही उसका आंशिक दाब ज्यादा होगा, सीधी बात है। तो जैसे उसका अंश बढ़ रहा है यानी मोल भिन्न बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ेगा। यानी कि ये जो लाइन है सरल रेखा प्राप्त हो रही है अपने को, वो PI इज प्रोपोर्शनल टू XI को क्या कर रही है? प्रदर्शित कर रही है। अब इस ग्राफ के अंदर इस प्रकार से अगर अपन देखें तो यहां पर क्या है? ये लंब और ये आधार, लंब बटा आधार, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा? कारण आ जाएगा। तो KX फॉर्मूला पीछे जो अपन ने देखा वो क्या था? PI इज इक्वल टू KH इंटू XI, यही था हेनरी का रूल। अगर इस यहां से पक्षांतरण करते हैं तो KH इज इक्वल टू क्या बनेगा? PI अपॉन XI, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है और यही फॉर्मूला यहां पर इस ग्राफ से निकल करके आता है। क्लियर है? ये ग्राफ का निरूपण जो हेनरी रूल है उसका ग्राफ ये निरूपण। अब क्या बात है? यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, कब? जब किसी कंटेनर के अंदर यहां अपन ने कोई लिक्विड घोल रखा, लिक्विड ले रखा था विलायक के रूप में, उसमें कोई गैस यूं डिजोल्व करी जा रही है, ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन ही लिक्विड है। इस कंडीशन में ताप को अगर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो हेनरी कांस्टेंट KH है वो क्या होता है? बढ़ता है। हेनरी कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अब यदि KH बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी X यानी उसका अंश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? देखो यहां KH को बढ़ाया जा रहा है तो X तो इसके अपोजिट है कि नहीं है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है यहाँ पे? तो विलयता यानी उसकी अक्ष है, मोल भिन्न है, वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर देखिए ये चीज, ये KH और ये यहां पर मोल भिन्न, तो इसको इधर लेके जाते हैं। इसी फॉर्मूला को अगर इस तरह से अपन लिखते हैं, यहां से ही इसको इस तरह से लिखना चाहें अपन कि XI इज इक्वल टू PI अपॉन क्या हो गया? KH, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि KH बढ़ेगा तो उसकी विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बात यहां से निकल करके आती है।
तो गैसों के लिए गैस को द्रव में घोलेंगे तो उसकी विलेयता है वो उसकी मोल भिन्न के क्या होती है, यानी आंशिक उसका आंशिक वाष्प दाब है वो मोल भिन्न के समानुपाती होता है। दाब ज्यादा तो विलेयता भी ज्यादा, या यूं कह सकते हैं मोलंस ज्यादा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा। ये कहानी है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ए हेनरी रूल। पहला जो यहां पर एप्लीकेशन निकल करके आता है वो देखिए क्या है। कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं, शीतल पेय पदार्थ, उसमें जो गैसेज होती हैं मुख्य रूप से CO2 गैस उसमें भरी जाती है। तो CO2 गैस को उच्च दाब के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि प्रेशर है वो सोल्युबिलिटी के क्या है, समानुपाती है। तो यदि दाब बढ़ाओगे आप, दाब बढ़ा करके और कस करके बोतल को बंद किया जाएगा तो उसमें CO2 की विलेयता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं उनमें CO2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए अत्यधिक दाब के ऊपर उनको भर करके कस करके बंद कर दिया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है बैंड स्टेट, बैंड अवस्था। क्या होती है कि जब गहरे समुद्रों में, ठीक है, और गोताखोर जब गहराई में जाएंगे तो ये तल बढ़ गया नहीं बढ़ गया, ये तल बढ़ा। गहराई में जाएंगे तो यहां पर दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, दाब अधिक होगा, ऊपर के पूरे वाटर का प्रेशर आ जाएगा। अब यहां क्या होता है कि मुख्य रूप से अंदर जो वाटर के अंदर गैसेज हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भी है। ये नाइट्रोजन भी श्वसन के दौरान जो गोताखोर हैं उनके शरीर में अंदर जाएगी और जाकर के ब्लड के अंदर, यानी ये रक्त में घुल जाएगी। किसमें? रक्त में घुल जाएगी। यहां तक तो ठीक है कि अंदर गया, दाब ज्यादा है, नाइट्रोजन ब्लड के अंदर घुल गई। अब ये जब गोताखोर वापस ऊपर आएंगे, बाहर आएंगे, तो बाहर जो दाब है वो क्या है, कम। बाहर दाब कम है, कम दाब है तो ये नाइट्रोजन तो वापस निकल जाएगी क्योंकि विलेयता कम हो जाएगी। अब भाई अंदर दाब ज्यादा था तो नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता बढ़ गई, और विलेयता बढ़ी तो नाइट्रोजन घुल गई। वापस बाहर आए, दाब कम हुआ, नाइट्रोजन की विलेयता कम हुई, नाइट्रोजन वापस निकल गई। लेकिन इस नाइट्रोजन के स्थान पर जो ब्लड वेन्स हैं उन ब्लड वेन्स में एयर बबल बन जाएंगे, ऐसे बुलबुले बन जाएंगे, ठीक है। इन्हीं बुलबुलों को, इन्हीं बैंड्स को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन के स्थान पर जो एयर बबल्स बन जाते हैं इन्हीं को बोलते हैं बैंड। ये बन जाती है बैंड्स अवस्था। अब बीच बीच में अगर ब्लड के बीच बीच में अगर ये एयर बबल्स आने लग गए तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका सर्कुलेशन बाद में ठीक नहीं रहेगा और ये व्यक्ति के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की विलेयता को कम करने के लिए, और जो गोताखोर होते हैं वो एक कृत्रिम सिलेंडर लेकर के जाते हैं और सिलेंडर के अंदर अक्रिय गैस हीलियम भरी जाती है जो कि ब्लड के अंदर घुलती नहीं है, और नहीं घुलती है तो बैंड अवस्था से बचा जा सकता है। क्वेश्चन सीधा सीधा यूं समझाने के लिए मैटर थोड़ा सा लंबा है, जबकि यूं क्वेश्चन के लिहाज से छोटा सा एक पॉइंट बनता है कि जब गोताखोर हैं वो नीचे जाएंगे तो नाइट्रोजन उसमें घुल जाएगी, वापस ऊपर आएंगे तो उसके स्थान पर बुलबुले बन जाएंगे। यही अवस्था क्या होगी, बैंड अवस्था, जो हानिकारक हो सकती है। अब इस कंडीशन से बचने के लिए कृत्रिम सिलेंडर काम में लेंगे श्वसन के लिए, और उसमें अक्रिय गैस कौन सी भरी जाएगी, हीलियम भरी जाएगी। लगभग 11.2% के आसपास ये गैस है वो भरी जाती है। थर्ड कंडीशन, एनोक्सिया। ये तो बात थी समुद्रों में गहराई के ऊपर गए, गहराई में गए, दाब बढ़ा, उस कंडीशन में। यदि किसी पर्वत वाले क्षेत्र के ऊपर कोई जा रहे हैं, पर्वतारोही हैं, ऊपर जाएंगे तो ऊपर दाब क्या होगा, कम। दाब कम है तो ऑक्सीजन क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन कम घुलेगी। ऑक्सीजन जब कम मिलेगी तो उसके साथ में जितने भी पोषक तत्व वगैरह हैं, श्वसन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ढीली पड़ जाएगी और मस्तिष्क है उसको पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा। मस्तिष्क को पूरा पोषण नहीं मिल पाने के कारण क्या हो जाएगी, मानसिक मंदता हो जाएगी। अपन देखते हैं कहीं अगर आप लोग घूमने गए हैं तो निश्चित तौर पर हाइट के ऊपर जब पहुंचते हैं तो वहां जी घबराने जैसी, जी मचलाने जैसी स्थिति होने लगती है, मस्तिष्क यूं चकराने लगता है, सिर घूमने लगता है। तो ये घटना है वो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण ही होता है। यह कंडीशन क्या होती है, एनोक्सिया। अब हेनरी रूल के ऊपर कैसे डिपेंड करती है ये, कि हाइट पे गए तो हाइट पे दाब कम है तो O2 की ब्लड के अंदर विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और O2 की वहां पर अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कंडीशन ऑक्सीजन की कमी, एनोक्सिया, ठीक है, और उससे मानसिक मंदता जैसी स्थिति देखने को मिलती है। चलिए ये बात हुई हेनरी रूल की। आगे आते हैं
अभी तक बात अपन ने करी थी वो द्रव में सॉरी गैस को बोला था, द्रव में गैस को। द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए रूल लगेगा हेनरी रूल। अब अपन बात करते हैं उसी के जैसा, सेम वैसा का वैसा, आगे उसको अपन प्रूव करेंगे कैसे ये सेम होते हैं। अब की बार अपन कह रहे हैं द्रव द्रव विलयन, यानी कि विलायक है वो भी लिक्विड है और विलय है वो भी क्या है, लिक्विड है। विलय भी लिक्विड है। लिक्विड में लिक्विड को बोला तो सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा वो भी क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा, द्रव्य विलयन होगा। इस स्थिति के अंदर इनका वाष्प दाब क्या होगा। तो अब की बार विलय है वो भी वाष्पशील है और विलायक है वो भी क्या है, वाष्पशील है। तो यहां पर द्रव्य विलयन, द्रव का द्रव में विलयन है, उसके लिए वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, राउल्ट का नियम लगेगा। अब ये राउल्ट का नियम है वो कैसे वर्क करता है, देखिए सेम वही चीज है। मिश्रण के यानी कि विलयन के वाष्पशील अवयव यानी कि विलय और विलायक का आंशिक दाब, मैं विलायक को कह रहा हूं ए और विलय को अपन क्या कह रहे हैं, बी, या विलायक को अवयव 1 और विलय को अवयव नंबर 2, ऐसे कह सकते हैं कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, या कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकंड, यो कहा जा सकता है। इनका आंशिक वाष्प दाब मिश्रण में उसकी मोल भिन्न के समानुपाती, सेम है कि नहीं है। आंशिक वाष्प दाब मिश्रण में उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही बात कहां कही जाती है, हेनरी के रूल में कही जाती है, लेकिन वहां गैस का द्रव में विलयन होता है, गैस का द्रव में टोटल जो सॉल्यूशन है वो वहां भी लिक्विड बनता है, यहां भी लिक्विड बनता है। अब देखो इसी लैंग्वेज को ध्यान में रखना, आंशिक वाष्प दाब प्रोपोर्शनल है किसके, मोल भिन्न के, एक्स के। द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी, यानी ए विलायक और बी विलय, ठीक है, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, ठीक है। अब जो राउल्ट रूल है वो क्या कहता है, आंशिक वाष्प दाब है वो मिश्रण में यानी विलयन में उस अवयव की, यानी किसी भी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल अपन ये कहते हैं अवयव ए के लिए, फॉर कंपोनेंट ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी ए आंशिक वाष्प दाब क्या हुआ, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, हो गया अवयव ए की मोल भिन्न। अब यहां पर समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे इसको हटाने के लिए, तो या इसको अपन क्या कह सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट डॉट एक्स ए, ये अपना फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगी समीकरण नंबर 1। क्लियर है पी ए नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, यानी अवयव ए। देखिएगा इसको समझेंगे अपन आगे। मुख्य रूप से जैसे मैं यूं कहूं कि ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर अवयव ए है, कौन सा है, पार्टिकल ए यानी विलायक है। ये कोई दूसरा कंटेनर है और इसके अंदर अवयव बी है, ठीक है, ये यूं बंद है। इसकी वाष्प जब बनेगी तो इसका वाष्प दाब ए का तो होगा पी ए और इसका क्या होगा, पी बी, इसका पी बी। अब ये सब शुद्ध अवस्था में है तो ये तो फिक्स है तो इसको अपन कहेंगे पी ए नोट। क्या कहेंगे, पी ए नोट, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसको आंशिक वाष्प दाब नहीं कह सकते, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। आंशिक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो है ही अकेला है तो ये तो कंप्लीट ही है, अंश नहीं है, तो अंश नहीं है पी ए नोट। यहां पर ये भी अकेला अवयव बी है तो पी बी नोट। क्लियर है। अब अपन ने किसी तीसरे कंटेनर के अंदर और यहां पर इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को क्या किया, मिक्स किया, ऐसे मिक्स किया, तो अब यहां पर क्या है, अवयव ए का जो दाब है वो पी ए है और अवयव बी का क्या है, पी बी है। ये बात आती है यहां पर निकलकर। तो शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में अवयव ए का वाष्प दाब पी ए नोट था और बी का वाष्प दाब पी बी नोट था। अब जब मिक्स कर दिया तो आंशिक वाष्प दाब पी ए है, वो इसकी मोल भिन्न के समानुपाती है, और समानुपाती की स्थिरांक जो कि फिक्स होता है पी ए नोट, ये अपन ने यहां पर स्थिरांक के रूप में रख दिया। आगे देखते हैं
आगे वाली कंडीशन के अंदर, और ये इसी प्रकार से अगर अपन कहें, यानी जिस प्रकार से अवयव ए की बात करी उसी प्रकार पी, ये अवयव बी के लिए, अवयव बी के लिए क्या होगा, पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अवयव बी का आंशिक वास्तव दाब अवयव बी की मोल भिन्न के समानुपाती, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर है, यहां पर पी बी क्या हो गया, अवयव बी के लिए शुद्ध अवस्था में वास्तव, यह है शुद्ध अवस्था में, और ये पी बी है मिश्रण की अवस्था में आंशिक वास्तव। यह हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन कहते हैं कि मिश्रण का जो कुल वास्तव होता है वो सभी अवयवों के आंशिक वास्तव के योग के बराबर होता है। तो टोटल वास्तव इज इक्वल टू अवयव ए का आंशिक दाब पी ए और अवयव बी का आंशिक दाब है पी बी। हो गया, अब ये हो गया, इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में 1 और 2 की वैल्यू पुट करो, रखिए इसको, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2 व 3 से, यानी इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के ऊपर पी टोटल, P इज इक्वल टू क्या बन गया, पी ए नोट, भाई पी ए की वैल्यू रखेंगे ना, तो पी ए नोट जो पिछली समीकरण थी, पी ए नोट इंटू एक्स ए, प्लस समीकरण 2 से पी बी की वैल्यू, तो पी बी नोट इंटू एक्स बी। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अपन वास्तव है उसमें विलय जो है उसकी मोल भिन्न का क्या फर्क पड़ा, विलय तो पहले से था ही, विलय डालने पर क्या फर्क पड़ा, उस विलय की मोल भिन्न के साथ अगर संबंध करना चाहें इसका, तो विलय की मोल भिन्न क्या है, विलय की मोल भिन्न वो अपने पास में है एक्स बी, तो इस फॉर्मूले में अपन एक्स बी ही लाना चाहें, एक्स बी लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स ए की जगह कैसे हो जाएगा, मिश्रण की कुल मोल भिन्न, पहले की क्लास में ये चीज पढ़ी हुई है, आप वहां देख सकते हैं, इसके पिछले वीडियो में जो सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट है उसमें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो इससे, और एक्स ए इज इक्वल टू 1, इसको इधर लेके आए, माइनस एक्स बी। हो गया कि नहीं हो गया, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो मैंने एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रख दिया, कोई समस्या नहीं है, प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जब अपन इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे तो इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी ए नोट 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यही चीज रहेगी, माइनस निशान आ गया, मल्टीप्लाई किया पी ए नोट डॉट एक्स बी। हो गया नहीं हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन करने पर पी ए नोट 1 से मल्टीप्लाई हुआ, पी ए नोट रह गया, पी ए नोट एक्स बी से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस पी ए नोट डॉट एक्स बी आ गया, ये प्लस ऐसा का ऐसा है ही आगे, प्लस पी बी नोट डॉट एक्स बी। क्लियर है, ये चीज हो गई किसके इक्वल, पी के इक्वल, ये पी के इक्वल ऐसे हो गया। अब इसमें से देखो, पी का पी ऐसे है, यहां से पी ए नोट ऐसा कैसा आ गया, यहां से अपन ने इस पद में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स बी कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स बी, दोनों में है एक्स बी, तो ये एक्स बी कॉमन लिया, माइनस का एक्स बी कॉमन लिया, तो यहां क्या बच गया, पी ए नोट, फिर माइनस का कॉमन लिया था तो माइनस और माइनस प्लस होंगे, तो यहां माइनस, ठीक है, और इधर क्या बच गया, पी बी नोट बच गया, ठीक है। तो पी ए नोट ऐसा कैसा है, माइनस एक्स बी, और आगे क्या आ गया, पी ए नोट माइनस पी बी नोट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अपन इस समीकरण में देख सकते हैं कि टोटल वास्तव को अपन ने किसी एक अवयव की मोल भिन्न एक्स बी के साथ में संबंधित कर दिया कि नहीं कर दिया, एक अवयव एक्स बी की मोल भिन्न के साथ में संबंधित कर दिया। यहां अपन ऐसा भी कर सकते थे,
कि ये जो एक्स बी है उसके स्थान पर 1 माइनस एक्स ए करके भी इस फॉर्मूले को निकाले सकते थे। तो ये है राउल्ट का नियम आंशिक वाष्प दाब के लिए, और फिर राउल्ट के नियमों के द्वारा जो आंशिक वाष्प दाब अपने को प्राप्त होते हैं उनका योग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कुल वाष्प दाब को अपन किसी एक अवयव की मोल भिन्न के साथ में संबंधित कर सकते हैं जो रैखिक रूप से इसके साथ में संबंधित होता है। तो ये बात आई अपनी राउल्ट के रूल की। इसके बाद देखिएगा ग्राफीय निरूपण, राउल्ट के रूल का ग्राफीय निरूपण कैसे बनेगा। देखो अवयव दो हैं अपने पास में, एक है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी। ए की मोल भिन्न है वो एक्स ए है और बी की मोल भिन्न है वो एक्स बी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का आंशिक वाष्प दाब जो है वो पी ए है और बी का आंशिक वाष्प दाब है वो क्या है, पी बी है। शुद्ध अवस्था में इसका अवयव ए का दाब है वो पी ए नोट है शुद्ध अवस्था में, जब मिश्रण नहीं बना हुआ है, और इसका शुद्ध अवस्था में कितना है, पी बी नोट है। क्लियर। अब अपन बनाते हैं ग्राफ दोनों अवयवों के लिए। एक तरफ मैं ले रहा हूं, यहां पर अब मैंने लिया मोल भिन्न, मोल भिन्न। ये राउल्ट के नियम के अनुसार ग्राफीय निरूपण है, और राउल्ट के नियम को जो फॉलो करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। जो विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, आदर्श विलयन होंगे। तो आदर्श विलयन के लिए भी ग्राफ क्या होगा, यही होगा। आगे अपन आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन है उनको पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी यही होगा। अब मेरे पास अवयव कितने हैं, दो, तो मैं दोनों के वाष्प दाब बनाऊंगा, है ना। मोल भिन्न है, राउल्ट का नियम क्या कहता है, आंशिक वाष्प दाब को मोल भिन्न के साथ तो रिलेट करता है। तो मैं एक अक्ष पर तो मैंने मोल भिन्न ले ली, दूसरे एक्सिस के ऊपर मैं क्या लेऊंगा, आंशिक वाष्प दाब लेऊंगा। लेकिन वाष्प दाब मुझे दोनों अवयवों के लेने हैं, अवयव ए और बी। एक तरफ मैंने ले लिया अवयव ए, ये लो अवयव ए, और दूसरी तरफ मैंने यहां पर क्या ले लिया, अवयव बी। क्या लेना है मुझे, आंशिक वाष्प दाब। यहां पर देखिए ये मैंने लिख दिया वाष्प दाब, वाष्प दाब जो इस एक्सिस के ऊपर चलेगा। इधर भी वाष्प दाब है, वाष्प दाब है जो इस एक्सिस के ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे अपन, मोल भिन्न लेंगे। एक तरफ में अवयव ए यानी अवयव ए की मोल भिन्न है एक्स ए, ठीक है, और दूसरे अवयव बी की मोल भिन्न क्या है, एक्स बी, ठीक है। यहां मैं कहूं इस पॉइंट पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, 1 है, तो टोटल मोल भिन्न भी तो एक ही होती है, और टोटल मोल भिन्न एक होती है तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1, देन यहां पर एक्स बी कितनी हो गई, 0 ही नहीं हुई। कहने का मतलब इस पॉइंट के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर यहां केवल अवयव ए ही है, अवयव बी है ही नहीं, क्योंकि अवयव बी की मोल भिन्न कितनी, 0। तो इसी उद्देश्य से मैं यहां क्या कह सकता हूं कि जब अवयव ए अकेला ही है तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है कि नहीं है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है पी ए नोट। क्लियर। यहां जो आंशिक वाष्प दाब है पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए नोट इंटू एक्स ए, ये होता है कि नहीं होता। और एक्स ए की वैल्यू 1 आ गई तो ये तो 1 हो गया, तो पी ए वाष्प दाब है वो पी ए नोट के बराबर हो गया, नहीं हो गया। क्लियर। अब इधर जब चले धीरे धीरे एक्स ए की वैल्यू घट रही है और एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है, भाई इसकी तो 1 से कम होगी क्योंकि बी बोल रहे हैं अपन, यहां पर शुद्ध विलायक था, यूं कह सकते हैं शुद्ध विलायक था अवयव ए। अब धीरे धीरे अपन ने विलय डालना स्टार्ट किया, विलय डालना स्टार्ट किया तो एक्स बी तो बढ़ती गई और एक्स ए क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यहां अपन ऐसी कंडीशन देख रहे हैं कि एक्स ए है वो तो बिल्कुल 0 है और एक्स बी है वो कितनी है, 1 है। कहने का मतलब यहां स्टार्टिंग कंडीशन में केवल अवयव ए शुद्ध अवस्था में है, यहां स्टार्टिंग कंडीशन में अवयव बी अकेला शुद्ध अवस्था में है, बीच में क्या होगा, मिश्रण होगा। अब देखो तो इसका शुद्ध अवस्था में अवयव बी, मान लीजिए मैं यूं कह रहा हूं कि ज्यादा वाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब ये लो यहां लिख देता हूं, बी शुद्ध अवस्था में है तो यहां हो गया पी बी नोट, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो गया। अब देखना एक्स ए की वैल्यू जब घटेगी, एक्स ए की वैल्यू घटेगी तो पी ए की वैल्यू भी घटेगी, यानी कि ये कम होता जाएगा, कम होते 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 यहां तक देखो, यहां ये एकदम से
यूं सरल रेखा है इस प्रकार से। क्लियर है? धीरे धीरे एक्स ए की वैल्यू घट रही है और घटकर 0 पर पहुंच रही है। तो जो पी ए है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए। अब देखना इस सूत्र से, ये तो था ना पी ए आंशिक वास्तव दाब, एक्स ए जब 1 था यहां 1, तब ये पी ए क्या था, पी ए नोट के बराबर था। धीरे धीरे एक्स ए की वैल्यू घटती गई तो ये भी घटता गया, पी ए घटता गया, देखो घटता जा रहा है। और जहां एक्स ए शून्य हो गई तो ये शून्य होते ही ये पूरा पद शून्य हो गया, नहीं हो गया, तो पी ए भी क्या हो गया, शून्य हो गया। क्लियर है बात? अब देखना, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, इस लाइन को भी बिल्कुल स्ट्रेट खींचने की कोशिश करते हैं। यहां पर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था और ये बिल्कुल ऐसे यूं लाइन हो गई ये, और ये यहां पर पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट डॉट एक्स ए। क्लियर है? एक्स ए जैसे जैसे घटती जा रही है 1 से 0 तक, तो पी ए भी पी ए नोट से लेकर 0 तक घटता जा रहा है। अब देखो इधर पी एक्स भी यहां पर तो 0 थी, तो पी बी भी यहां पर क्या होगा, 0 होगा नहीं होगा। यहां पर एक्स बी 1 है तो पी बी भी मैक्सिमम है पी बी नोट के बराबर। अब यहां देखिएगा, जो जो एक्स बी बढ़ती जा रही है तो ये दाब भी बढ़ता जा रहा है और बढ़ करके यहां पहुंच गया है। ये कंडीशन हो गई, ये बिल्कुल यूं ऐसे सरल रेखा है। ठीक है, देखो यहां कंडीशन को समझना, यहां पी बी है, फॉर्मूला क्या है, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, यही तो है। जब एक्स बी की वैल्यू 1 है तो 1 है तो पी बी क्या है, पी बी नोट के बराबर, और 1 से कम इधर जाने पर देखो ये एक्स बी यहां पर तो 1 है और इधर एक्स बी क्या है, 0। लगातार ये इसका अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, इस तरह से। क्लियर है? तो ये तो हो गए राउल्ट के नियम, दोनों जो आपके अवयव हैं, अवयव ए और अवयव बी, उनके लिए आंशिक वाष्प दाब के। अब अपन बात करते हैं कि टोटल वाष्प दाब डाल्टन के अनुसार योग के बराबर। तो टोटल वाष्प दाब की जो रेखा होगी वो ये प्राप्त होगी अपने को, ये प्राप्त होगी। यहां हो गया पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट इंटू एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू जहां पर 1 है वहां पर पी बी है वो पी बी नोट के बराबर है। क्लियर? धीरे धीरे एक्स बी कम हो रही है, इधर देखो एक्स बी कम हो रही है तो वाष्प दाब भी कम हो रहा है, इधर एक्स ए कम हो रही है तो वाष्प दाब भी कम हो रहा है। अब यहां ये जो रेखा है वो डाल्टन के नियमानुसार P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी टोटल वाष्प दाब को ये रेखा है वो प्रदर्शित करती है। कैसे प्रदर्शित कर रही है देखो, सपोज दैट मैं ये पॉइंट लेता हूं, अब इस पॉइंट पर देखना, अब ये ए का वाष्प दाब है वो इतना है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ठीक है, इसी के पैरेलल चले तो। और अवयव जो बी है उसका आंशिक वाष्प दाब ये है कि नहीं है, इतना, ये अवयव बी के अकॉर्डिंग इतना है। अब इसमें इसको ऐड करो, ऐड करते ही यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यानी ये टोटल योग है वो इतना हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया योग के बराबर। आप चाहे यहां करके देखो कैलकुलेट, यहां करके देखोगे तो ये तो यहां तक तो हो गया पी बी वाला आंशिक दाब, और इतना इसमें ऐड करोगे, ये उठा के इसमें ऐड करो तो यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये टोटल योग के बराबर ही पहुंचता है। तो ये रेखाएं जो हैं ये अवयव ए के लिए, ये बी के लिए, ये ए के लिए और ये टोटल के लिए, ये है राउल्ट के नियम के अनुसार आंशिक वाष्प दाब को प्रदर्शित करने वाली ये रेखाएं दोनों, और टोटल वाष्प दाब को प्रदर्शित करने वाली ये रेखा। ये आपके आदर्श विलीनों के लिए क्या होता है, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब होता है। ये बात हो गई किसमें, जब सॉल्यूशन है वो द्रव अवस्था में है उस कंडीशन में। यदि सॉल्यूशन है वो किस में पहुंच जाए, वाष्प अवस्था के अंदर साम्य अवस्था की स्थिति, वाष्प और द्रव में साम्य अवस्था आ जाए, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाए, तो अपन क्या कहेंगे, तो उसमें अवयव ए और बी हैं, उनका कुल वाष्प दाब पी है वो क्या बन जाएगा, एक स्थिरांक बन जाएगा। और ये स्थिरांक बनेगा तो यहां पर क्या बनता है, वाष्प अवस्था के अंदर मुख्य रूप से अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, वाष्प अवस्था को यहां इधर समझें,
PA इज प्रोपोर्शनल टू YA, मोल भी इनको यहां पर x की जगह y कह दिया है, बाकी सेम यही है। जैसे ये है ना PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA, तो यहां पर XA की जगह YA यूज कर लिया। PB इज प्रोपोर्शनल टू YB, स्थिरांक जो लगाएंगे वो हेनरी रूल के अंदर अपन ने PA के लिए PA नोट लगा दिया। यहां पर अपन जो कांस्टेंट है वो टोटल वाष्प दाब कांस्टेंट होता है वाष्प प्रावस्था में, तो PA इज इक्वल टू YA तो है ही, और कांस्टेंट क्या लगा दिया, P लगा दिया। ये लो बस टोटल वाष्प दाब है वो यहां पर कांस्टेंट ही रहता है। और यहां पर PB वाष्प प्रावस्था में PB इज प्रोपोर्शनल टू YB, देन PB इज इक्वल टू YB डॉट P, टोटल वाष्प दाब। टोटल वाष्प दाब यहां पर समयावस्था स्थिरांक के रूप में होगा। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है ये किस में यूज होते हैं, वाष्प प्रावस्था के अंदर ही, और जो आंशिक वाष्प दाब है वो निकालने के लिए यूज होते हैं। तो ये बात हुई हेनरी नियम की और उसके अनुसार वाष्प दाब निकालने की। अब बात करते हैं आगे, राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति कैसे बढ़ती है। हेनरी नियम अपन ने देखा PI इज इक्वल टू KH इंटू XI, और राउल्ट का नियम अपन ने देखा PI इज इक्वल टू PI नोट इंटू XI। यही तो था भाई, अपन ने जैसे अवयव A के लिए देखा PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA, अवयव B के लिए PB इज इक्वल टू PB नोट इंटू XB, ऐसे तो देखा। तो कोई भी अवयव I है तो उसके लिए ये हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों के अंदर जो अंतर है वो क्या है, हेनरी नियम में हेनरी कांस्टेंट KH है, और राउल्ट के नियम में जो कांस्टेंट है वो शुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब है। यदि हेनरी कांस्टेंट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो जो हेनरी नियम है वही क्या बन जाता है, राउल्ट का नियम बन जाता है, नहीं बन जाता। यदि हेनरी कांस्टेंट शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी ये नियतांक बराबर हो जाए, तो हेनरी रूल ही क्या बन जाएगा, राउल्ट का नियम बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी नियम निम्न में से किन स्थिति के ऊपर राउल्ट का नियम बन जाता है या राउल्ट के नियम की स्थिति है। तो इफ KH, यदि KH बराबर PI नोट ये हो जाए, या कहें कि किसी अवयव A के लिए या अवयव B के लिए हेनरी नियम कब राउल्ट का नियम बन जाएगा, तो KH इज इक्वल टू PA नोट कह दो या PB नोट कह दो, उसके बराबर हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेगा। अब बात आती है ठोस का द्रव में विलयन तथा उसका वाष्प दाब। क्लियर है। पहले अपन ने देखा गैस का द्रव में विलयन अकॉर्डिंग टू हेनरी रूल, फिर अपन ने देखा द्रव का द्रव में विलयन तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, दो अवयव A और B, तो PA इज प्रोपोर्शनल टू XA। राउल्ट का नियम इतना ही है शॉर्ट, है ना, PA इज प्रोपोर्शनल टू XA, PB इज प्रोपोर्शनल टू XB, या PI इज प्रोपोर्शनल टू XI। कांस्टेंट हेनरी नियम में लगाते हैं KH, और राउल्ट के नियम में क्या लगाते हैं, PI नोट, ये लगा देंगे, बस हो गया। क्लियर है। दो अवयव थे तो दोनों को जोड़ दिया, जोड़ करके निकाल लिया, ग्राफ बना दिए, दोनों तरफ आंशिक वाष्प दाब ले लिए, एक तरफ मोल भिन्न ले लिए, है ना, ऐसे। अब बात आती है तीसरा, गैस का द्रव में हेनरी का नियम, द्रव का द्रव में राउल्ट का नियम, ठोस का द्रव में यहां भी राउल्ट का नियम, यहां भी क्या होगा, राउल्ट का नियम ही काम आएगा। तीसरे प्रकार का द्रवीय विलयन जो है, द्रव विलयन, उसमें विलायक तो द्रव है ही, विलय उसमें गैस हो सकता था तब हेनरी, द्रव हो सकता था तब राउल्ट, और ठोस हो सकता है विलय तब भी राउल्ट, ठोस होने पर भी राउल्ट के नियमानुसार दिया जाएगा। कैसे देंगे, ये कंडीशन ऐसी है कि जब किसी ठोस को, जैसे मान लीजिए अपन जल है और जल में आपने NaCl को घोला, तो ठोस विलय था, उसको घोल दिया, घुलने के बाद ये दोनों ही किस कंडीशन में आ गए, लिक्विड कंडीशन में आ गए। लेकिन क्या नमक का वाष्पीकरण होता है, नहीं, नमक का तो शुद्धिकरण ही इसी सिद्धांत पर काम करता है कि जब वेपराइजेशन होकर के और जल है वो वाष्प में बदल जाता है, नमक प्राप्त हो जाता है, यही तो चीज है। तो नमक है वो तो यहां पर क्या है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, और जल है वो क्या है, वाष्पशील, वाष्पशील। बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि यदि ठोस विलय है वो अवाष्पशील है, यदि वाष्पशील है तब तो वही चीज काम करेगी,
राउल्ट का नियम, दोनों अवयव Pa और Pb दोनों की वाष्प बढ़ेगी, दोनों का ही वाष्प दाब उत्पन्न होगा। लेकिन ठोस विलय अगर अवाष्पशील हो तो उसकी तो वाष्प बनेगी नहीं, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो क्या उसका वाष्प दाब उत्पन्न होगा? नहीं होगा। बस यही चीज ध्यान में रखने वाली है। अब देखो क्या चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि यदि अवाष्पशील ठोस है वो क्या हो? विलय हो, है ना? ठोस का द्रव में, तो सीधी बात है ठोस है वो तो है विलय, और द्रव है वो क्या है? विलायक। द्रव क्या है? विलायक। अब ये विलायक तो है वाष्पशील, और ये विलय क्या है? अवाष्पशील। अब विलय अवाष्पशील है तो क्या इस विलय, जिसको अपन बी बोलते आ रहे हैं, विलायक को ए अवयव कहते आ रहे हैं अब तक की जो भी अपनी स्टडी हुई उसमें, अब देखो तो क्या इसमें विलय बी की कोई वाष्प बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है। तो ये क्या यहां पर इसका आंशिक दाब पी बी क्रिएट होगा? नहीं होगा, ये पी बी उत्पन्न ही नहीं होगा। जब पी बी उत्पन्न नहीं होगा तो देखो डॉल्टन के नियमानुसार होता है P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, लेकिन यहां तो पी बी तो जीरो है ही नहीं है, तो इसको हटा दिया अपन ने, इसको हटा दिया ये। तो P इज इक्वल टू यानी कि P टोटल इज इक्वल टू पी ए हो गया कि नहीं हो गया? यानी अवयव ए के P इज इक्वल टू पी ए हुआ, और पी ए है वो अपन राउल्ट के नियम से जानते हैं, ये होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये होता है कि नहीं होता? चाहे आप पी ए कह दो इसको, चाहे पी टोटल कह दो। पी टोटल किसके बराबर हो गया? पी ए नोट इंटू एक्स ए के बराबर हो गया, या टोटल जो वाष्प दाब है वो केवल अवयव ए की मोल भिन्न के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। लेकिन अपने को तो इफेक्ट किसका देखना है? अवाष्पशील अवयव का देखना है, इसके वाष्प दाब को देखना है। तो अपने को लेकर के क्या आना है? यहां पर एक्स बी लेकर के आना है। कैसे आएगा देखो, अपन चीज देख करके आ गए, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। अब देखिएगा अपन क्या लेकर के आ गए? अवयव बी यानी कि विलय कैसा? ठोस क्या है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, तो वाष्प बढ़ेगी केवल ए अवयव की, तो P टोटल इज इक्वल टू होगा केवल Pa के बराबर, और ये होगा P A नोट इंटू एक्स ए, ये होगा। अब इसी को मैं ऐसे कर सकता हूं कि P टोटल या इसको कहें P इज इक्वल टू P A नोट इंटू एक्स ए है कि नहीं है? क्योंकि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, बिकॉज ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर मैं एक्स ए को इधर बी को इधर ले जाकर के एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी कर सकता हूं। ये हो गया, ये वैल्यू यहां रख दो एक्स ए की जगह, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, ऐसे। ठीक है, यूं भी इसको लिखा जा सकता है, ये तरीका भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये चीज चलो आगे वाष्प दाब के अपेक्षित अवनंबर में काम आएगी, यहां काम नहीं आएगी। या इसको आगे सोल्व करना चाहें तो P इज इक्वल टू पी ए नोट हो गया, और माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी, ऐसे इसके साथ भी रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसी से अगर अपन देखते हैं तो इसी से इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा देखो। देखिए P इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए, ये अवाष्पशील ठोस के लिए, क्योंकि अवाष्पशील अवयव बी ठोस है, वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब में कोई इसका योगदान नहीं होगा। अब देखो वही ग्राफ, ये मोल भिन्न,
ठीक है। और ये दोनों लाइनें जैसे अपन ने द्रव्य विलयन के लिए देखा था, द्रव का द्रव्य विलयन था उसके लिए, यहां पर मैं कहूं कि एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक ले लो 0 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां मैं कह रहा हूं एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स बी है वो तो कितनी हो, एक्स बी का तो वाष्प दाब में तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, अवाष्पशील है, ये तो अवाष्पशील है। अब राउल्ट का नियम तो केवल ए के अकॉर्डिंग काम करेगा। ए है वो यहां पर 0 है तो वाष्प दाब भी 0 होगा, और यहां पर एक्स ए मैक्सिमम है 1 है, तो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त हो गया, नहीं हो गया? समझ रहे हो ना बात को? जो अपन ने पिछला ग्राफ देखा था उसमें जैसे ऐसे और ऐसे दो लाइनें प्राप्त हो रही थी, ठीक है। अब केवल एक ही लाइन अपने को प्राप्त होगी, और ये यहां पर मैक्सिमम क्या होगा, पी ए नोट होगा। मैक्सिमम पी ए नोट कैसे, बिकॉज ऑफ पी ए या पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए तो है, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रखते ही ये क्या आ गया, पी ए नोट। ये है ठोस अवस्था वाला विलय जो कि अवाष्पशील हो, तब राउल्ट के नियमानुसार ऐसा ग्राफ है वो प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो ग्राफ बन गया है, अब है आदर्श विलयन। चलिए लाइट जा चुकी है तो बात करते हैं अपन आगे। हाँ भाई, तो देखिए जो अपना ठोस पदार्थ हैं वो जब द्रव में घुले हुए होते हैं, लेकिन ठोस पदार्थ अवाष्पशील है, तो इसका ग्राफ है वो इस प्रकार से बन जाएगा कि एक तरफ अपन यूं और ऐसे, एक तरफ लेंगे मोल भीम एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1 लिया, यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 हो गया, एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स बी का तो यहां पर कोई रोल है नहीं, बिकॉज ऑफ अवयव बी है, कंपोनेंट बी इज नॉट वेपराइज्ड, इसका कोई वाष्प नहीं बनेगा, अवाष्पशील होगा ये, अवाष्पशील। तो केवल ए के अकॉर्डिंग, ए यहां पर 0 है तो वाष्प दाब भी 0 है, यहां पर एक्स ए 1 है मैक्सिमम है तो वाष्प दाब भी मैक्सिमम है, और इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, जो कि यहां पर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए या पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट, ये हो जाएगा। अब देखो आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, आइडियल एंड ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो विलयन राउल्ट के नियम की अनुपालना करते हैं, जैसा आपने ये ग्राफ देखा या पीछे वाला जो दोनों अवयव वाष्पशील थे, तो इस तरह से यूं एक ग्राफ इस तरह से और बना, दोनों का योग है वो यूं बना इस तरह से, तो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं, यानी कि उनका वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब, यही चीजें हैं। ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार होता है, ऐसा ही ग्राफ बनता है जो पीछे बनाया था अपन अच्छी तरह से, वो क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। अब जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार होता है, उनके अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा एच मिक्सर यानी मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन है, वो क्या रहता है, 0 रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। कोई भी एंथैल्पी परिवर्तन विलयन बनने से पहले या विलयन बनने के बाद एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहता है, शून्य रहता है। तो ये चीज आदर्श विलयन के लिए ध्यान में रखनी है। उनके लिए आयतन परिवर्तन यानी कि जो विलय और विलायक का अलग अलग जितना आयतन था, उनको घोल देने के बाद जो विलयन बन गया, उनका टोटल आयतन भी कितना रहेगा, अवयवों के आयतन के योग के बराबर रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि अपना टोलुइन है, यहां जैसे ये एग्जांपल दे रहे हैं अपन टोलुइन और बेंजीन का, हेक्सेन और हेक्टेन का, तो बेंजीन यहां पर मैंने ले रखा है 100 ml, 100 ml बेंजीन ले रखा है, इधर मैंने 50 ml है वो टोलुइन ले रखा है, 50 ml टोलुइन, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो यहां जो कंटेनर है उसके अंदर टोटल जो आयतन होगा वो 150 ml होगा। तो क्या चेंज हुआ, नहीं, आयतन न घटा न बढ़ा, 100 और 50 150 तो था टोटल, तो टोटल 150 ही हो गया, आयतन परिवर्तन शून्य। फिर बात आती है अंतराण्विक आकर्षण बलों की। तो जैसे मान लो इसको मैं कंपोनेंट ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, ठीक है। तो इसमें अवयव ए काफी सारे थे ना, तो ए और ए के बीच में, ए के काफी मॉलिक्यूल थे, उनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल काम कर रहे थे वो ए थे। यहां बी के जो काफी मॉलिक्यूल थे, तो उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो थे वो बी बॉन्ड बी ऐसे थे।
अब जब ये इनको गोल दिया गया तो गोलने के बाद जो बन गए वो ए का बी के साथ बॉन्ड बन गया नहीं बन गया। अब देखो जब पहले आयतन जितना था उतना ही बाद में है टोटल आयतन, तो क्या उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़े या घटे? अगर आकर्षण बल बढ़ते तो पास पास आते और आयतन घटता, यदि अंतराण्विक आकर्षण बल घटते तो वो दूर दूर जाते और आयतन क्या होता? बढ़ता। तो यहां पर तो ना तो आयतन घटा ना बढ़ा, तो अंतराण्विक आकर्षण बल हैं वो जो विलयन बनने से पहले और विलयन बनने के बाद जो अंतराण्विक जो फोर्स हैं, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स हैं, वो क्या रहते हैं? समान रहते हैं। समान प्रबलता इनकी होती है। बंधों की प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं आता। जितने इन अवयवों के अंतराण्विक आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग हैं उतने ही मिश्रण के अंतराण्विक जो आकर्षण बल होंगे वो समान प्रबलता वाले होंगे। और फिर बात आती है एग्जाम्पल की, ये चीज ध्यान में रखनी होगी। और ध्यान में रखने के लिए यही है, थोड़ा सा इतना अंदाज लगा सकते हैं कि जो सेम प्रवृत्ति वाले एन का मतलब है नॉर्मल सीधा, हेक्सेन यानी 6 कार्बन वाली श्रृंखला, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन वाली श्रृंखला, तो नेचर तो सेम ही होगी ना। सेम नेचर वाले लगभग क्या है? आदर्श विलयन है। बेंजीन और टोलुइन यानी मेथिल बेंजीन, तो एक कार्बन ही तो बढ़ गया। जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, और इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया CH3, ये मेथिल बेंजीन, ये है टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन को मिक्स किया तो एक ये कार्बन वाली ही, तो इसके अंदर वृद्धि होगी कार्बनिक ग्रुप वाली ही। तो ऐसे लगभग सेम नेचर वाले जो भी विलयन हैं अपने, जिसमें विलय और विलायक सेम नेचर के हैं, ये एक तरह की स्ट्रक्चर के हैं यूं कह सकते हैं, है ना। केवल कार्बनिक समूह है कि ही इसमें कमी या अधिकता है। तो ऐसे जो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ग्राफ है तो राउल्ट के नियमानुसार जैसा अपन ने पहले बनाया था द्रव का द्रव में विलयन के लिए, ये सभी लिक्विड के लिक्विड में ही सॉल्यूशन है। तो राउल्ट के नियमानुसार या इस तरह का जो ग्राफ अपन ने बनाया था, एक तरफ PA वाला बना था, एक तरफ PB वाला बना था, टोटल P = PA + A PB बना था, वो ग्राफ आदर्श विलयनों के लिए होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये विशेषताएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पर आगे अनादर्श विलयन। अनादर्श मतलब जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते, जिन विलयनों का वाष्प दाब या अवयवों का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम पर डिपेंड नहीं करता, राउल्ट के नियम से डेविएशन दर्शाया जाता है, विचलन दर्शाया जाता है। तो विचलन 2 प्रकार का हो सकता है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन वाले पॉजिटिव डेविएशन वाले, और अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन वाले यानी कि निगेटिव डेविएशन वाले, यानी जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से क्या हो? कम हो। सॉरी, धनात्मक है इसका मतलब उसमें क्या हो? ज्यादा हो। धनात्मक के लिए अधिक वाष्प दाब, अवयवों का आंशिक वाष्प दाब तथा कुल वाष्प दाब क्या होता है? राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित होने वाले आदर्श विलयन है उनसे क्या होता है? ज्यादा। और इधर क्या होता है? कम। क्लियर है। फिर बात करते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। तो यहां पर डेल्टा H मिश्रण = पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी है वो बढ़ जाती है। पहले अवयवों की एंथैल्पी कम होती है और मिश्रण बन जाता है, विलयन बनता है, तो उसकी एंथैल्पी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी ये प्रोसेस क्या होती है? उष्माशोषी होती हैं। उष्माशोषी हैं तो उष्मा को ग्रहण कर लिया, उष्मा बढ़ गई, टोटल एंथैल्पी बढ़ गई। और यहां पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H मिक्सर = नेगेटिव, ऋणात्मक, सारी की सारी चीजें नेगेटिव। फिर आयतन परिवर्तन डेल्टा V मिक्सर, आयतन में परिवर्तन, मिक्सर यानी मिश्रण या विलयन, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, पर सॉल्यूशन का आयतन परिवर्तन यहां पर, यहां पॉजिटिव हुई है, पॉजिटिव यानी एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव होता है यहां, नेगेटिव होता है यहां। आयतन परिवर्तन धनात्मक में पॉजिटिव, ये लो धनात्मक में पॉजिटिव, यानी कि आयतन पहले होता है कम और बाद में हो जाता है ज्यादा। यहां पर आयतन परिवर्तन डेल्टा V मिक्सर = नेगेटिव, यानी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, यानी कि आयतन पहले होता है, जो अवयव हैं उनका आयतन अलग अलग देखें तो ज्यादा होता है और मिश्रण का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर देखो अंतराण्विक आकर्षण बलों की बात आती है, यहां समझने वाली बात है। यहां मैं इसमें ये सॉल्यूशन बना के देखता हूं। ये कंटेनर A
यहां पर अवयव ए प्लस ये कंटेनर बी और इसके अंदर अवयव बी बराबर ये कंटेनर जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ये दोनों बन दिए। अब देखो मैं यूं कह रहा हूं कि यहां पर जो आयतन है वो आयतन सपोज दैट 20 ml है, यहां पर 10 ml है, तो टोटल 30 ml होना चाहिए ना, लेकिन 30 ml नहीं होकर के सपोज दैट ये टोटल 32 ml हो गया, 32 ml हो गया। तो यहां तो 20 और 10 30 ml ही था, जबकि यहां क्या हो गया, 32 ml हो गया। आयतन परिवर्तन क्या हुआ, धनात्मक, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये कब होगा, ये तब होगा जब ए और ए के बीच में जो फोर्स है और बी और बी के बीच में जो फोर्स है, यहां ए और बी के बीच में क्या लग रहे हैं, आकर्षण बल लग रहे हैं। क्लियर है, जैसा आपने आदर्श में पढ़ा। यदि ये अंतराण्विक आकर्षण बल और ये अंतराण्विक आकर्षण बल है, ये तो है स्ट्रॉन्ग, ये तो क्या है, प्रबल, और मिलने के बाद ए अणु का यानी कि विलायक और विलय के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहे हैं वो है दुर्बल, वो क्या है, दुर्बल। ठीक है, तो अब दुर्बल आकर्षण बल है तो ये अणु है वो थोड़े दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा, धनात्मक ही हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन होती है। अंतराण्विक आकर्षण बल पहले होते हैं प्रबल, पहले यानी विलीन बनने से पहले अवयव जो हैं, अवयवों के अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो तो प्रबल, और जो मिश्रण वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बाद वाले क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। और इसमें अपोजिट हो गया कि मान लीजिए पहले आयतन 20 और 10 था और बाद में 28 बन गया, 28 ml बना, आयतन घट गया, ऋणात्मक परिवर्तन। कब घटेगा आयतन, जब पहले जो बॉन्ड थे वो तो दुर्बल थे, बॉन्ड है वो पहले दुर्बल, ठीक है, और बाद में क्या हो गए, प्रबल। अंतराण्विक आकर्षण बल बाद में यानी विलयन में स्ट्रॉन्ग है। अवयव ए और बी अलग अलग थे तब तो बॉन्ड थे दुर्बल, तो अणु दूर दूर थे, आयतन ज्यादा था, और जब ए और बी को मिलाया तब उसमें जो इंटरेक्शन फोर्स यहां पर काम कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है तो अणु क्या आएंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो आयतन घट जाएगा, आयतन परिवर्तन क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऋणात्मक विचलन वाले और धनात्मक विचलन वाले। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल एथेनॉल, एथिल एल्कोहल को जल में मिलाया जाता है तो आयतन बढ़ता है। यदि यूज करें जल और उसमें थोड़ा सा एल्कोहल डालते हैं तो जितनी ml अपन ने एल्कोहल, जितना जैसे मान लो 100 ml अपन ने जल लिया, उसमें 20 ml एल्कोहल डाला तो 120 होना चाहिए था ना टोटल, लेकिन वो 120 नहीं होकर के 122 ही हो जाए, थोड़ा सा बढ़ता है तो या है। और कार्बन डाइसल्फाइड का एसीटोन में, ये दोनों एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। एथेनॉल का जल में सॉल्यूशन है वो क्या होता है, धनात्मक विचलन वाला होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड का एसीटोन में सॉल्यूशन होता है वो भी धनात्मक विचलन वाला होता है। इसके विपरीत HNO3 नाइट्रिक अम्ल का जल में सॉल्यूशन है, नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलते हैं, आयतन है वो घटता है, और एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में घोलते हैं तो भी आयतन है वो घटता है। क्यों घटता है, ये देखो, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होना ही तो है, तो एसीटोन ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एसीटोन है, और इधर क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। यहां ऑक्सीजन और जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है इसमें यहां पर क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध हैं वो एक्स्ट्रा बन जाएंगे, इससे ये अणु पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये स्ट्रक्चर देकर के, और कि इस प्रकार के एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन के अंदर और किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित किया जाएगा, तो ऋणात्मक विचलन है वो प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। अब इसके लिए ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं। तो देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफीय निरूपण दोनों इधर अलग अलग बना देता हूं मैं इस तरह से। ये अपने राउल्ट के नियम के अनुसार जो अपना सॉल्यूशन था उसमें ऐसे होता, देखो, एक ग्राफ इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से। यहां पर मैं कह रहा हूं कि XA इज इक्वल टू 1 और XB इज इक्वल टू 0। यहां XA आदर्श की भी बात हो जाएगी, अनादर्श की भी हो जाएगी साथ में। XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू
1, तो ये b वाला बढ़ गया, यहां पर p b नोट, यहां पर p a नोट, बिकॉज ऑफ अभी अब a की जो मोल भिन्न है वो 1 है, तो कंप्लीट वाष्प दाब a के कारण होगा। b की 1 है मोल भिन्न, तो कंप्लीट वाष्प दाब b के कारण होगा। और इसके बीच में टोटल वाष्प दाब है, ये चलेगा। ये था राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपना जो ग्राफ, ये PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA, ठीक है। और ये PB इज इक्वल टू PB नोट इंटू XB, ये थी बात। यहां टोटल ये P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये थे आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, ठीक है। अब क्या होगा, धनात्मक विचलन की बात करें तो टोटल वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब इनसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा के लिए ग्राफ ऐसे बन जाएगा, बस देखिएगा, ज्यादा के लिए ग्राफ इसके ऊपर से यूं, ये ऐसे ऊपर से आ गया ना, इस लाइन के ऊपर से थोड़ा सा पॉजिटिव, ये लो ऊपर से ऐसे, ये है धनात्मक विचलन। टोटल भी, तो टोटल इसके ऊपर से, ये लीजिए, ये धनात्मक विचलन। क्लियर है। बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की, तो ऋणात्मक में कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। तो ऋणात्मक वाला यहाँ वाला मैं यहीं पे बना रहा हूं ताकि दोबारा नहीं बनाना पड़े। तो देखिएगा, ऋणात्मक वाले के अंदर ये चीज है, इधर से इसको मिटा देंगे अपन, समझ जाएंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल, ये लो, है ना। अब देखिएगा, कुल यूं इस प्रकार से था, ये राउल्ट के नियम के अनुसार था। अब ऋणात्मक विचलन दर्शाना है तो इसको यूं ऐसे नीचे से ले आओ, बस ये ऋणात्मक विचलन के लिए होता है, ये नीचे से, ये टोटल भी नीचे से, ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों के लिए वाष्प दाब का ग्राफ, ये निरूपण, ठीक है। तो यहां पर अपन ने आज की इस क्लास के अंदर गैसों का द्रव में सॉल्यूशन हेनरी नियम के अकॉर्डिंग, द्रव का द्रव में राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, तो अभी ए और बी दोनों की वाष्प बनती है, तब यहाँ पे ये चीज होती है। और ठोस का द्रव में, ठोस का जब द्रव में हो तो ठोस को अवाष्पशील मानेंगे, तो केवल अवयव ए की वाष्प बनेगी। तो ये चीजें अपन ने सारी की सारी देख ली हैं, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन सारे के सारे देख लिए हैं। इसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट है यहाँ पर, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रोप्स रहेगा, इनकी और फिर जो अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। एक ही क्लास है, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो, और अगली क्लास के अंदर अपना ये जो चैप्टर है, अपनी ये यूनिट है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मात्र तीन वीडियोस के अंदर और अपनी ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। लगातार वीडियोस के ऊपर बने रहें। सभी जो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पॉजिटिविटी हमें भी देने की आप इतना सहयोग करें, ताकि लगातार ये आपसी सहयोग से ये जो एक निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य है वो लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के अंदर। थैंक फॉर विजिट।